गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा आज फिर से हम लोग आ गए हैं कुछ नई करंट अफेयर्स को लेकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। बेटा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज है आपका कौन सा डे। आज है आपका 4 मई। और बेटा हर साल को 4 मई को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। तो इसे याद रखिएगा, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे हम कब मनाते हैं? 4 मई को। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक बेटा, इस वीडियो के अंदर जो भी हम करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्विज के फॉर्म में होगी, एमसीक्यूज के फॉर्म में होगी। साथ ही साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड आपको क्विज चाहिए तो वो भी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। साथ ही साथ एनडीए सीडीएस से रिलेटेड हर एक छोटी से लेकर बड़ी अपडेट तक वो भी आपको कहाँ मिलेगी? टारगेट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर। तो बेटा सारा का सारा कंटेंट आपको वहीं मिलेगा। तो सारी अपडेट के लिए आप उस चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर आपको लगातार हर एक क्लास की पीडीएफ मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। बट आगे बढ़ने से पहले जिन भी बच्चों का एसएसबी है, चाहे वो एनडीए के हों चाहे सीडीएस के हों, वो हमारे टारगेट एसएसबी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। है ना, बैचेस की जो डेट है वो 12 मई से है। ठीक है, नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके सारी डिटेल ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025? भैया वो कौन सी संस्था है जो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट को पब्लिश करती है? वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो बेटा ये जो रिपोर्ट रिलीज होती है वो यूएनडीईएसए द्वारा की जाती है। ये यूनाइटेड नेशन का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनडीईएसए की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर की बेटा अगर हम बात करें तो ये 1948 में फॉर्म हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर बेटा कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और इसका काम इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स के ऊपर ऑल ओवर वर्ल्ड काम करना है। ठीक है, तो इसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया डिप्लॉयड हाउ मेनी सुपर कंप्यूटर अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ऑन अप्रैल 2025? है ना भाई, 28 अप्रैल 2025 को इंडिया ने कितने सुपर कंप्यूटर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत भेजे? तो भैया इस मिशन की अगर हम बात करें तो ये मिशन कब शुरू हुआ? 2015 में। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या था? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को बढ़ावा देना, कंप्यूटिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, और इसी के तहत अभी हमने 34 सुपर कंप्यूटर्स डिप्लॉयड किए हैं, इसे याद रखिएगा। इन 34 सुपर कंप्यूटर की जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी है वो 35 पेटा फ्लॉप है। याद रखिएगा क्या है? 35 पेटा फ्लॉप है, इसे ध्यान रखना बेटा। ठीक, अगर हम बात करते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। ठीक है, और भारत सरकार इस पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक, इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा बेटा? एरावत, याद रखिएगा। है ना, अच्छा, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है बेटा? ये कमेंट में आप मुझे बताइए। ठीक है, इंडिया का तो एरावत है। इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा बेटा? एरावत है। लेकिन वर्ल्ड का कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, चलो ये तो बात होगी हमारे इस क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट होस्टेड द कोस्टल स्टेट फिशरी मीट 2025? भैया कोस्टल स्टेट फिशरी मीट 2025 जो अभी लॉन्च हुई है वो इंडिया के किस स्टेट ने किया है ऑर्गेनाइज? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बेटा कहाँ हुई? मुंबई में हुई। है ना, इसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स शामिल थे, यूनियन मिनिस्टर से लेकर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स शामिल थे। और अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी इसका मेन ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गेनाइज करने वाला
मेन मिनिस्ट्री थी, याद रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने फोकस किया कि भैया ये जो 255 करोड़ रुपए हैं वो 7 कोस्टल स्टेट्स एंड यूटीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, है ना। और इसमें ही फिफ्थ मरीन, ठीक है, फिशरी सेंसस भी शुरू की गई, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कोस्टल एरिया की, तो इंडिया का कोस्टल लाइन बहुत बड़ी है। और इंडिया की कोस्टल लाइन पे बेटा आपके कितने स्टेट्स हैं? इंडिया की कोस्टल लाइन पे हमारे पास कितने स्टेट पाए जाते हैं, बताओ बेटा। देखो अगर देखा जाए तो इस तरफ आपके पास 5 है, इस तरफ 4 है, टोटल 9 स्टेट है ना। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, है ना। फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो टोटल 9 स्टेट इंडिया के कहाँ पर है? कोस्टल लाइन पर है। इंडिया के किस स्टेट या यूटी की कोस्टल लाइन सबसे बड़ी है? तो इंडिया में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन गुजरात नहीं, अंडमान निकोबार की है। किसकी है बेटा? अंडमान निकोबार की, है ना। अंडमान एंड निकोबार की कोस्टल लाइन इंडिया में सबसे बड़ी है और ये एक यूटी है। लेकिन जब बेटा स्टेट की बात आती है तो स्टेट में आपका नाम आता है किसका? गुजरात का। तो याद रखिएगा, ये छोटी छोटी से पॉइंट्स हैं जो आप अक्सर गलत कर देते हो और आप फंस जाते हो। तो गड़बड़ मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, चलो ये तो बात होगी किसके? इस रिपोर्ट के बारे में। हाँ भाई, विच व्हाट इज द predicted monsoon level for India 2025 according to IMD? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भैया क्या प्रिडिक्शन दिया है कि मानसून कैसा रहेगा? मानसून रहेगा अबव नॉर्मल, याद रखिएगा बेटा। अगर हम आईएमडी की बात करें तो आईएमडी कब बना था? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका हेडक्वार्टर तो बेटा न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। इधर लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। इसका हेडक्वार्टर बेटा कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये फॉर्म कब हुआ था? 1875 में। बहुत ही पुराना है, अंग्रेजों के टाइम का, ठीक है। और इसने इस बार प्रिडिक्शन दिया है कि भैया रेनफॉल जो होगी वो अबव नॉर्मल होगी, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर सर्टिफाइंग ग्रीन हाइड्रोजन? भैया ग्रीन हाइड्रोजन आज का एक बहुत ही बढ़ा चढ़ा हुआ मुद्दा है। हाइड्रोजन फ्यूल का फ्यूचर है ना। ईवी व्हीकल्स भी है हमारे पास, बट वो मुझे लग रहा है हाइड्रोजन फ्यूल के आगे टिक नहीं पाएंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, क्योंकि ये ग्रीन, मैंने कल ही आपको बताया था कि हाइड्रोजन बेटा हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, है ना। आपका एक नॉर्मल ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन सबसे क्लीनेस्ट होता है और सबसे महंगा होता है, क्योंकि वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से मिलता है। बाकी सब आपके बायोमासेस या नेचुरल गैसेस से जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भैया ये जो स्कीम है सर्टिफाइंग फॉर ग्रीन हाइड्रोजन किसने शुरू किया? ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम जो है ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये स्कीम किस मिनिस्ट्री ने शुरू की है? तो इसे याद रखिएगा, मिनिस्ट्री, ठीक है, ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। ये इंडिया का सबसे नए बने मिनिस्ट्री में से एक है, इसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। Which organization released the Energy Transition Readiness Assessment 2025 highlighting the Asia Pacific Grid Challenge? तो भैया एशिया पैसिफिक के ग्रिड चैलेंज को, ठीक है, बताते हुए एनर्जी ट्रांजिशन रेडीनेस असेसमेंट 2025 किसने किया? तो वी हैव 4 ऑप्शंस, है ना। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएनईपी एंड वर्ल्ड बैंक। तो बेटा यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो हमारे पास बी आंसर हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को
पब्लिश किया है। ठीक है, खास बात क्या है, देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बेटा अगर हम बात करते हैं किसकी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये बना था 1966 में। और बेटा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला, मनीला फिलीपींस में। कहाँ पर, फिलीपींस, याद रखिएगा। ठीक, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बेटा अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1971 में बनी थी। और इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वो जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। अच्छा, जिनेवा में एग्जैक्टली नहीं है बेटा, ये जिनेवा से थोड़ा सा आगे अलग तरफ पड़ता है। उसका नाम है जगह का कोलोंगनी। तो याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में जिनेवा ना देखे कोलोंगी, कोलोंगनी दे सकता है, तो इसे याद रखिएगा। क्लियर है, तो याद रखिएगा ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन वाइल्ड लाइफ स्पेसीज वॉर रिसेंटली हाईलाइट फॉर कंजर्वेशन एफर्ट ड्यू टू इट्स इंडेंजर्ड स्टेटस। भैया इंडेंजर्ड स्पेसीज कौन सी होती है, संकटग्रस्त प्रजातियां। ठीक है, IUCN, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक बुक पब्लिश करता है। उस बुक का नाम है बेटा रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक किसके लिए होती है, रेड डेटा बुक होती है इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पेसीज के लिए। और भैया इन्होंने अभी हाल में ही किस प्रजाति के ऊपर, मतलब इंडिया वाइल्ड लाइफ स्पेसीज, ऐसी कौन सी स्पेसीज है जो इंडेंजर्ड स्पेसीज में है और अभी रिसेंटली क्या है, ठीक है, उसको संरक्षण के बारे में बात की गई है, तो वो है आपका रेड क्राउन रूफ टर्टल। ये रेड क्राउन रूफ टर्टल की बेटा अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पूरे कोस्टल एरियाज पे अक्सर दिख जाता है ना। और ये इंडेंजर्ड स्पेसीज में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये स्पेसीज कोई इंडेंजर्ड है या थ्रेटेंड है, ये कहाँ से पता चलता है, रेड डेटा बुक से। रेड डेटा बुक एक बुक होती है जिसमें जितने भी स्पेसीज होते हैं, है ना, जो बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त अवस्था में होते हैं या इंडेंजर्ड होते हैं या थ्रेटेंड होते हैं, जिनका शिकार बहुत होता है, उनकी क्वांटिटी कम हो रही होती है, तो उसके लिए ये बुक बनाई जाती है। इसमें एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब बायोडाइवर्सिटी दोनों को जगह दी जाती है। और IUCN ने इसके लिए रेड डेटा बुक जनरेट कर रखी है। IUCN क्या है, एक NGO, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1948 में बना था। इसका हेडक्वार्टर ग्लैड जिनेवा में है, इसे ध्यान रखिएगा। IUCN एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये किस बुक को पब्लिश करता है बेटा, रेड डेटा बुक। अक्सर पूछा जाता है रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करता है, तो IUCN। और रेड डेटा ही बुक जो है ये बताता है कि कौन सा स्पेसीज इंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड है, या फिर इंडेंजर्ड नहीं है। ठीक है, तो सारे स्टेटस को यही अच्छे से डिस्क्राइब करता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, विच ग्लोबल टेक कंपनी लॉन्च प्रोजेक्ट क्यूपर। देखो प्रोजेक्ट क्यूपर एक सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस है ना। ये क्या है बेटा, ये प्रोजेक्ट क्यूपर की अगर हम बात करें तो ये एक इनिशिएटिव है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक सैटेलाइट, क्या कर रहे हैं बेटा, एक सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड, क्या कर रहे हैं बेटा, ब्रॉडबैंड इनिशिएटिव है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये इनिशिएटिव जो है ये किसने शुरू किया है, ये शुरू किया बेटा आपके अमेजोन ने, याद रखिएगा। इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन मोटिव है हाई स्पीड इंटरनेट को पहुंचाना, है ना, हाई स्पीड इंटरनेट, टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट ग्लोबली। तो ये इसका मेन मोटिव है प्रोजेक्ट क्यूपर का। बेटा प्रोजेक्ट क्यूपर की अगर हम बात करते हैं, ये अमेजोन ने इसको लॉन्च किया है और हाई स्पीड के लिए बात चल रही है, तो इसे याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और ध्यान रखने वाला है। ठीक है, चलो। हु अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन May 14th। भैया 14 मई को कौन नया चीफ जस्टिस बनेगा, तो भैया वो बनेंगे BR गवई, है ना। ये हमारे 52nd चीफ जस्टिस है। ठीक है, संजीव खन्ना जी को ये
रिप्लेस करेंगे, है ना, किसको रिप्लेस करेंगे? संजीव खन्ना। ठीक है। और खास बात क्या बेटा, खास बात यह है कि इनका टेन्योर भी जल्दी खत्म हो जाएगा इसी साल। तो हमारे जो 53rd चीफ जस्टिस आएंगे, 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो होंगे सूर्यकांत जी। इनका टेन्योर बेटा 27 तक चलेगा, 2027 तक रहेगा। तो इनके पास एक लंबा कार्यकाल है ना। ये याद रखिएगा। अच्छी बात क्या है, देखो अच्छी बात ध्यान देने वाली ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता कौन है? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होता है बेटा, वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कोई अलग जज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो सीनियर मोस्ट होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखिएगा। ठीक। अप टू 65 ईयर्स तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज रह सकता है। तो इनकी रिटायरमेंट की एज आ गई है संजीव खन्ना की। और फिर बी आर गवई भी उनके बाद रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि अप टू 65 ईयर्स तक ही ये लोग क्या कर सकते हैं? अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलो, ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विच इंडियन नेशनल पार्क वॉज रिसेंटली मैप फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट? है ना। तो भैया भारत के किस नेशनल पार्क को मैप किया गया है उसके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट के लिए? काजीरंगा, बांधवगढ़, जिम कॉर्बेट, सुंदरवन। पहले तो ये जान ले है कहाँ पर, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये तो आपका असम में है ना। काजीरंगा बेसिकली किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए। बांधवगढ़ बेटा एमपी में है। और बांधवगढ़ की अगर हम बात करें तो टाइगर के लिए बहुत फेमस है ना। क्योंकि एमपी में इंडिया के सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। इंडिया में टाइगर स्टेट का दर्जा किसे दिया गया है? एमपी को दिया गया है। ठीक है। जिम कॉर्बेट, ये आपका उत्तराखंड में एक टाइम था, ये यूपी में था। और ये इंडिया का सबसे पहला क्या है बेटा? नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, 1936 में बना था। इसका इनिशियल नेम है हेली नेशनल पार्क। शुरुआत में इसका नाम क्या था बेटा? हेली नेशनल पार्क था। और सुंदरबन की अगर हम बात करें तो ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और ये अपने मैंग्रोव्स और टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है। मैंग्रोव्स प्लांट्स होते हैं, है ना, जो कोस्टल एरिया में मिलते हैं। और साथ साथ यहाँ पर बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि भैया इंडिया का कौन सा नेशनल पार्क बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट के लिए मैप किया गया है? तो भैया वो है आपका बांधव नेशनल पार्क, है ना। बांधव नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं तो ये बांधवगढ़ फोर्ट के पास है। कहाँ पर? बांधवगढ़ फोर्ट के पास है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1968 में ये नेशनल पार्क बना था। मतलब नेशनल पार्क बेटा कुछ होता नहीं है, वो एक नेचुरल एरिया, इन सेतु एरिया होता है, एक जंगल होता है। उसके बाद सरकार क्या करती है? बाउंड्री कर देती है। तो 1968 में गवर्नमेंट ने इसे नेशनल पार्क बना दिया था, है ना। वैसे उससे पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन एक जंगल के फॉर्म में, जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज हो जाती थी। लेकिन जब नेशनल पार्क बन जाता है तो ह्यूमन एक्टिविटीज वहां ना के बराबर होती है ना। क्योंकि जितने भी वाइल्ड लाइफ होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्लोरा फाउना को प्रोटेक्ट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उन्हें उनके नेचुरल एरिया में रखकर ह्यूमन एक्टिविटीज से दूर रखना है। इसे ध्यान रखिएगा। तो 1968 में बेटा ये बना था नेशनल पार्क। ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर टाइगर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हमने यहाँ पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी बनाया, है ना। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बेटा कब बना था? 1993 में। इसे याद रखिएगा। इंडिया में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1970s के डिकेड्स में शुरू हुआ था, है ना। और उस 70s के डिकेड्स की अगर हम बात करें तो वहां से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होते होते 1993 में इंडिया में बांधवगढ़ नेशनल पार्क में एक टाइगर रिजर्व भी खोल दिया। याद रखिएगा, जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। उसके बाद होता है नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क के बाद होता है टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। तो याद रखिएगा, एक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो नेशनल पार्क के अंदर हो सकती है। नेशनल पार्क काफी बड़ा होता है। और किसी भी नेशनल पार्क की एग्जिस्टेंस किसी बायोस्फीयर रिजर्व में हो सकती है। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा एरिया, बायोस्फीयर रिजर्व जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इंडिया का सबसे पुराना रिजर्व, वो 3 स्टेट में फैला हुआ है ना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन सा? नीलगिरी। नीलगिरी एक बहुत बड़ा जंगल का एरिया, उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। यहाँ पर
फ्लोरा और फौना दोनों का कंजर्वेशन होता है। उसके एक छोटे से एरिया में या उसके कुछ एरिया में हमने एक क्या बना दिया, नेशनल पार्क। तो नीलगिरी नेशनल पार्क उसके अंदर है, और उस नीलगिरी के अंदर हमने क्या कर दिया, नीलगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा एरिया बेटा आपका कौन सा होता है, इन सब में सबसे बड़ा एरिया होता है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हमने एक नेशनल पार्क कर लिया, एक नेशनल पार्क के अंदर आपका एक टाइगर रिजर्व हो सकता है, याद रखिएगा। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो भैया हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं कब से, 5 तारीख से, ठीक है, मंडे से। तो जिन भी बच्चों को रजिस्टर करना है और अपने आप अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, तो वो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकता है। इन बैचेस को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, ठीक है। और इसकी फुल डिटेल के लिए बेटा आप 8953532115 पे क्या कर सकते हो बेटा, कॉल करके पूरी इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो कॉल करना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए बेटा इतना ही रहने देते हैं, है ना। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहिए, सिर्फ सुन लेना चाहिए। तो सुबह की टॉप करंट अफेयर्स को आज मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। मिलते हैं कल फिर कुछ नई करंट अफेयर्स के साथ बेटा। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।